साथियों राम राम। सीईटी एग्जाम 2024 28 तारीख का जो आज का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको साथियों आंसर की हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे सही और सबसे सटीक आंसर की विद सॉल्यूशन। चलिए साथियों, पहला प्रश्न है हमारा जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको करेंगे अपन। पहला प्रश्न, यदि प्रति सिक्के का व्यास हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर की आधी, और मोटाई है 0.2। अच्छा, सिक्के की मोटाई है, अगर ये बेलन हो तो ऊंचाई बराबर होती है। एक लंबवर्तीय बेलन जो अलग है, जिसकी ऊंचाई तो है 10 सेंटीमीटर और व्यास है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 5/2 हो जाएगी। कितने सिक्कों को पिघलाना होगा? देखिए इनसे अपने को वो बनाना है, इसका मतलब इन सिक्कों की संख्या इंटू इसका आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का मतलब कितना है? यहाँ पे 2.5 व्यास है, तो 2.5 यानी कि 25/10 पॉइंट हटाएंगे तो, और व्यास है तो त्रिज्या के लिए भाग लगाएंगे इसका 2 का। आर स्क्वायर यानी कि 25/20 हो जाएगा, 2.5/2 है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इंटू ऊंचाई 0.2, तो देखो 2 और पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10 बराबर। उधर का भी बेलन का व्यास पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 5 है, 5/2 है, क्योंकि व्यास है 5/2 तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, और ऊंचाई है 10। बस इसको काट दो, अपना काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ से पाई से अपन ने पाई काट दिया, यहां से देखो 5 से 25 कटा 5 बार, और 5 से कट गया 5। इसके अलावा नीचे भी जो कट रहे जिनको काट दो, 2 से कट रहा है 10 बार, 2 से कट रहा है ये 10 बार, और देखो ये कट रहा है 5 से 2 बार, और ये 5 से कट रहा है 2 बार, और ये 2 से कट गया 2। ठीक है, बस इसके अलावा तो आ गया अपना n बराबर कितना आ गया? देखो 10 दूनी 20 इंटू 10, 200 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया साथियों? 200 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सोल्व कर लोगे आराम से। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है एक आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और ये कह रहा है कि 61 मतलब 6144 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन में कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं। यानी देखो इस घन में हमें इन डब्बों को पैक करना है, यानी इसका आयतन का भाग लगा देते तो संख्या आ जाएगी। तो आयतन क्या होता है घन? आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 8 इंटू 6 इंटू 4। बस आपको इसका भाग देना है, क्वेश्चन सोल्व। तो सबसे पहले 8 का दे देते हैं अपन, ये हो जाएगा 8 2 7 56, बचा कितना 5 54 हो गया। उसके बाद 8 6 48, बचा कितना 6, और 8 8 64। उसके बाद फिर 6 का भाग दे देते हैं, तो 6 कम 6 बचा 16, 6 दूनी बचा 4, 6 8 48। फिर 4 का भाग दे देते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 32 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये कह रहा है यदि मैथमेटिकल में जो एम ए है उसकी जगह एन लिख देते हैं। अब देखो यहाँ एम ए कौन कौन सा है? एक तो मैथमेटिकल का ये एम ए है, और एक ये एम ए है। इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? अब देखो टोटल शब्द कितने मैथमेटिकल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सब तो है 12। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अक्षरों की संख्या में कितनी प्रतिशत कमी आएगी? देखो इन दो का 1 हो गया, यानी एक अक्षर तो यहां कम हो गया, और इन दो का 1 हो गया, यानी एक अक्षर यहां कम हो गया। तो टोटल कितने अक्षर कम हुए? 2। तो कमी प्रतिशत यानी कि कमी बटा कुल इंटू 100। 2 से कट रहा है 6 बार, तो 100/6 यानी कि 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये कह रहा है ए ने बी को 600 रुपए 2 वर्षों के लिए और सी को 200 रुपए 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए, तो दोनों ने कुल मिलाकर 100 रुपए ब्याज। देखो ऐसा ही टोटल 100 रुपए है, तो पहले का क्या है? ब्याज मूल दर इंटू दर नहीं पता, और समय कितना है? 2 साल बटा 100, प्लस दूसरे का मूल धन इंटू दर इंटू समय 4 साल बटा 100, और कुल ब्याज कितना आया है? 100 रुपए। बस इसको सोल्व करो, अपना काम हो जाएगा। ये 2 जीरो से कटे 2 जीरो, इन 2 जीरो से कटे ये 2 जीरो। ठीक है, तो कितना आ गया ऊपर? 6 दूनी 12 आर प्लस 4 दूनी 8 आर बराबर 100, यानी कि 20 आर बराबर 100। तो 20 से कट रहा है, कितनी बार कट जाएगा? 20 से 20 पंजे 100, यानी आर बराबर कितना आ गया? 5%। कितना आ गया भैया? 5% हमारा आंसर आ गया। आई होप कि सबका सही हुआ होगा। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है जब एक वस्तु को
69.60 में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। अच्छा, 25% की हानि का मतलब कितने में बेचा? 75% में, जिसका मतलब कितना है? 69.60 है। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है अपने से, चाहो तो यहां से पॉइंट हटा लो, बटा 100, 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 696 बटा 10, ये 0 से 0 काट दिया, बटा 75 आ जाएगा। 1% का मतलब क्या निकालना है हमें? लागत मूल्य, जो कि किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर 696 बटा 10 गुणा 75 इंटू, ठीक है, आ जाओ काटे भाई। तो 1 0 से तो ये 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 से कट रहे 15 बार। ठीक है, चलो अब इसमें 5 का भाग जा रहा होगा तो 5 का भाग दे देते अपन। 5 का क्या जाएगा? 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15 और 3 से कट रहा है 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इसमें भाग देना अपने को 5 का, भाग दे दो बस। तो 5 राम 45 बचा 1 14, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 बटा 40, यानी 92.80 रुपए हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये कह रहे एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है, जिससे औसत 3 बढ़ जाता है। अच्छा देखो, 17वीं पारी में बनाए, इसका मतलब 16 पारियों तक अगर औसत एन था तो कुल कितना था? 16 एन। कुल कितना था? 16 एन। अगर पारियां 16 और औसत हम एन मान रहे तो 16 एन हो गया हमारे पास में। 17वीं पारी में उसने क्या किया है? 90 रन बनाए, यानी यहाँ पे एक पारी और बढ़ गई। अब टोटल कितनी पारी हो गई? 70। औसत कितना हो गया? 3 बढ़ जाता है, यानी कि एन प्लस 3 औसत हो गया। और वो कह रहा है कि यार 90 रन बनाए, यानी टोटल रन कितने हो गए? 90। इसका मतलब समझो, हमारे हिसाब से टोटल रन क्या आएगा? 17 गुणा एन प्लस 3, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है? 16 एन प्लस 90। समझ गए? सोल्व करो इसको। तो ये तो हो गया हमारा 17 एन प्लस 17 × 3 = 51 बराबर 16 एन प्लस 90। 16 एन प्लस 90, 17 एन में से 16 एन चला जाएगा तो एन बराबर 90 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा? 39। एन का मतलब आ गया 39। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करो। 17वीं पारी के बाद औसत, यानी कि एन प्लस 3 तो 39 और 3 यानी कितना आ गया? 42 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? 42। कितना आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि एक धल्ल और श्री हुसैन का आय का अनुपात देखो 7:4 है, यानी 7x और 4x तो हो गई इसकी आय। ये तो क्या हो गई भैया? आय हो गई। और उसके व्यय की बात करें, व्यय कितना दे रखा है? 2:1, यानी कि 2y और y मान लेते हैं अपन। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक 10,000 की बचत करता है, तो बचत कितनी हो गई? यहां से देखो, बचत की बात करें तो ये भी 10,000 की बचत कर रहे हैं और ये भी 10,000 की बचत कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे समीकरण बनाऊं तो पहले की समीकरण क्या बन रही है कि 7x में से 2y गए तो 10,000 बचते हैं, और यहाँ पे 4x में से y गया तो भी 10,000 बचते हैं। यही चल रहा है। क्या करें? समीकरणों को सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो इस दूसरी वाली समीकरण को मैं 2 से गुणा कर देता हूं। तो देखो, ये पहली समीकरण तो क्या है? 7x - 2y बराबर 10,000, और यहां पे इसको 2 से गुणा करें तो ये हो गया 8x - 2y बराबर 20,000। क्या करें? इसको घटा देते तो यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, ये तो कट गया। यहाँ बचा माइनस का x बराबर माइनस का 10,000, यानी x बराबर क्या आया? 10,000। x का मतलब 10,000 है। हमें क्या पूछ रहा है? ये कि धल का व्यय पूछ रहा है। व्यय के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? y। तो पहले y निकाल लो इस वाली समीकरण में, यहां रखो मान x, यानी कि तो 4 × x यानी कि 40,000 माइनस y बराबर 10,000। 10,000 इधर आएगा तो बचेगा 30,000 बराबर y। तो y का मतलब 30,000 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? श्री दल्ल का व्यय। तो श्री दल्ल का व्यय कितना है? 2y। y का मतलब 30,000 है तो व्यय कितना हो जाएगा? 30,000 गुणा 2, यानी कि क्या आएगा आंसर? 60,000 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? 60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है, देखो विकल्प की बात करें तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो आप देखो 8 × 6 = 49 और 6 दूनी 12, जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 36 आ जाएगा। वैसे देखो 7 × 8 = 56
माइनस करेंगे 5 दूनी 10, क्या आएगा हमारा 46 आ जाएगा। सेम कर लो इसको, 7 दाए 70, 4 छंग 24, माइनस कर लो, 10 में 4 जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कि 46 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अभी देखो क्या बोल रहे हैं कि ये सबको चेंज करना है, तो अपन करते हैं 30, के का मतलब क्या है, के का मतलब है भाजक, के का मतलब है भाजक, उसके बाद है 2, क्यू, क्यू का मतलब है प्लस, उसके बाद है 3, जे, जे का मतलब है गुणा, उसके बाद है 6, टी, टी का मतलब क्या है माइनस, और 5। सॉल्व करें इसको, देखो 30 में 2 का भाग देंगे 15, प्लस 3 छक 18 और माइनस 5, तो ये हो गया हमारा 15 में 5 जाएगा 10, यानी 28 हो गया हमारा, क्या आंसर आ गया 28, 28 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि अब देखो ऐसे ही सेम प्रश्न कल आया तो थोड़ा बहुत चेंज करके तीसरी बार पूछ लिया इसको। अब ये कह रहा है कि अपना कार्यालय छोड़ते हैं, अजय अपना कार्यालय छोड़ा, देखो यहां मान लो इनका कार्यालय है, ठीक है ना, अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में, यानी इधर गए ये 5 किलोमीटर, फिर वो बाईं तरफ मुड़ा, बाईं यानी ऊपर की तरफ चला गया, ये कितना 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144 यानी कि अंडर रूट 169 यानी कि हो गया 13, वरना समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स पड़े तो 5 और 12 तो ये 13 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये कह रहा है कि आगे उसी कार्यालय में काम करता है कौन, राकेश, और वो कह रहा है कि वो पश्चिम की दिशा में जाता है 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, क्योंकि ये ऐसे है पश्चिम दिशा में, तो बाएं मुड़ने का वाला इधर आएगा और इधर चला गया 12, तो ये कह रहा है कि इसकी दूरी कितनी हो गई 13। अब ये कह रहा है कि ये जो राकेश है और ये जो हमारा है अजय, इन दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी है, तो 13 और 13 टोटल कितनी आ गई 26 किलोमीटर इन दोनों के घरों के बीच की दूरी आ गई। ठीक है ना, इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी, यानी देखो 5 बंदे हैं, पी क्यू आर एस टी 5 प्रकार के बंदे हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलो इनको बिठाते हैं अपन, पी क्यू के साथ बैठा है, चलो ठीक है आगे देखें, आर एस के साथ बैठा है, एस टी के साथ नहीं बैठा, तो यहां तक तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि किसको क्या बिठाना है, क्रॉस चेक करने में काम आएंगे। ये कह रहा है कि टी जो बेंच के बाएं सिरे पर है, बेंच के बाएं सिरे पे, यानी यहां पे है टी, तो ये तो हो गया हमारा टी, ठीक है ना, एक बन गया। आर दाएं से दूसरे स्थान पे, दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, आर है, पी क्यू और टी के दाएं में बैठा है। देखो अब ये कह रहा है पी जो है वो कह रहा है क्यू और टी के दाएं में बैठा, दाएं इधर तो टी के दाएं इधर, तो क्यू के भी दाएं, यानी क्यू यहाँ आएगा, यहाँ टी बचा, कौन बचा है एस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, पी क्यू साथ में बैठे हैं, तो पी क्यू सॉरी पी क्यू है ना, पी है ना, ये पी है, पी, तो पी क्यू साथ में बैठे हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि आर एस साथ बैठे, ये आर एस साथ बैठे, एस टी साथ नहीं है, नहीं है। बस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी और आर, ये कह रहा है पी किसके ठीक बीच में है, पी किसके ठीक बीच में, क्यू और आर के ठीक बीच में। क्वेश्चन सॉल्व बस। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, देखो माउस को लिखा है इसने, अब देखो इसने माउस जो है MOUSE, इसको लिखा है इसने KPSTC, अल्फाबेट पता ही होंगे आपको, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब एक चीज देखो, M को K लिखा है इसने, M को K यानी कि -2, यहां से -2 पे आ गया। O को लिखा है P यानी कि +1, U को लिखा है क्या इसने S, U को S यानी देखो U को S यानी कि वापस -2, S को T +1 और E को C -2। ठीक है, समझ में आ गई, तो अपना काम हो जाएगा। L को क्या लिखेंगे अपन -2, तो -2 का मतलब हो गया, L का मतलब हो गया हमारा J, I का मतलब +1 यानी कि ये भी J, और उसके बाद में G को क्या लिखेंगे अपन, तो J को लिख देंगे अपन क्या, सिंपल सा है, सॉरी L हो गया, I हो गया, G को क्या लिखना है -2 यानी कि हो गया E हो गया। उसके बाद H को +1 यानी कि I और T को -2 यानी कि R। ठीक है ना,
तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो कितना शानदार प्रश्न है। अब एक चीज समझो इसको, ये कह रहा है कि ये FROZEN है, इसको इसने क्या लिखा है OFAPSG। बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत किया होगा ये, तो इसको क्या लिखेंगे, ये कह रहा है कि MOLTEN को क्या लिखेंगे। अब एक चीज देखो इधर, अगर अपन इस यहां से पढ़ना स्टार्ट करें तो N और N के +1 क्या होता है O, NO, E का +1 क्या होता है F, Z का +1 A, O का +1 P, R का S और F का G। यानी कि इसको पहले तो उल्टा किया फिर एक आगेगा, तो N का +1 क्या होगा, N का +1 O, फिर E का +1, E के बाद F, T का +1 T, U, U, L का +1, L के बाद M, O का +1, O के बाद P और M का +1 N। देखो ये कहां पे है, OFUMPN, OFUMPN, OFU, ये MPN, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि तार्किक रूप से सत्य हो नहीं हो, आपको इस पे काम करना है। कोई भी संख्या अंक नहीं है, इसका मतलब देखो संख्या जो है क्या नहीं है, अंक नहीं है। इसका मतलब संख्या और अंक अलग अलग चीज हो गई। सभी अंक खंड है। अब एक चीज समझो, क्या कह रहा है, सभी अंक जो है वो खंड है, यानी ये जो सभी अंक है ये सभी के सभी क्या है, खंड तो है ही है, और कुछ खंड पूर्णांक भी है। तो पूर्णांक में तो संख्या भी आती है, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया इसको। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सभी खंड, ये यानी खंड यानी ये ब्लू लाइन बड़ी वाली, ये कह रहा है कभी भी संख्याएं नहीं हो सकती है। संख्याएं क्यों नहीं हो सकती भाई, हो सकती है कुछ संख्याएं तो आ सकती है इसमें, यानी कि ये पहला तो है वो अनुसरण नहीं कर सकता। सभी खंड संख्याएं नहीं है, गलत लिख रही। कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है। अभी कह रहा है कुछ पूर्णांक जो है, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है। ठीक है, अब संख्याएं तो देखो समझो, ये संख्याएं है अपने माना की, ठीक है, जो कि कभी भी अंक नहीं हो सकती। ये कह रहा है कुछ पूर्णांक ऐसे जो कभी भी संख्याएं नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है जबकि नहीं है, तो नहीं है लिखा हुआ है गलत है, यानी कि यहाँ पे एक और दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे। तो न एक और न दो अनुसरण करते हैं। थोड़े पेचीदे और अलग प्रकार के सवाल है। इन शब्दों को वर्णमाला के अनुसार जमाना अपने को, चलो जमाते अपन सबसे पहले। तो अब देखो सबसे पहले ई तो शब्द में ही आ रहा है, तो ई का तो कोई क्रम अपने को लेना ही नहीं है। ई के बाद एल 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 एल, इसमें भी कोई क्रम डिफाइंड नहीं होगा। तीसरा देखो ई ई ई ई ई, इससे भी डिफाइंड नहीं होगा। उसके बाद है सी सी सी, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, चारों से नहीं हो रहा। पांचवें अक्षर पे आ जाते हैं। ये है टी, ये भी है टी, ये भी है टी, ये भी है टी और ये भी है टी। ठीक है, अब इसका मतलब देखो ये शब्द तो खत्म हो गया, ये तो हमारे आ गया पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद छठे अक्षर पे जाते हैं। देखो टी के बाद यहाँ आ रहा है आर, जबकि यहाँ आ रहा है ओ, और यहाँ आ रहा है टी के बाद आई, और यहाँ आ रहा है टी के बाद आर, तो आई आता है, तो सेकंड नंबर हमारा ये हो गया। थर्ड नंबर की बात करें तो देखो यहाँ पे है टी के बाद आर, यहाँ पे है टी के बाद ओ, तो ओ पी क्यू आर, तो ओ पहले आता है, तो 3 पे आ गया। अब इन दोनों में देखो टी के बाद यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ई एल ई सी टी आर है, यहाँ पे भी सी टी आर आई है, यहाँ पे ओ है, तो ये चौथे पे है, ये पांचवे पे। हमें मध्य शब्द बताना जो तीसरे पे है, यानी कि ये ई एल ई सी टी ओ आर, ई एल ई सी टी ओ आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो अब ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इन्होंने, मैं कहूँ कि अगर ये प्रश्न तो इन्होंने व्हाट्सएप से उठा लिया तो कोई गलत बात नहीं होगा। अभी अगर पहले दूसरे में जो संबंध हुए तीसरे चौथे, इसको एक चीज देखो, इसकी आंखें एक इधर है और दूसरे पक्ष में इधर है, समझ रहे हो, इसकी आंखें इधर देख रही है और इसकी इधर देख रही है। इसकी देखो नीचे देख रही है तो इसकी कहाँ देखेगी, ऊपर देखेगी। तो देखो इनमें से ये तो इधर देख रहा है, ये इधर पता नहीं, ऊपर देखनी चाहिए तो यही होगी जो कि ऊपर देख रही थोड़ी सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अलग ही पूछ लिया। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सभी से अलग है। तो देखो यहाँ पे समझो, इसकी बात करें अगर, तो 9 और 2 का योग क्या होता है, 11 × 2 22 आ गया हमारा।
6 और 9 का योग कितना होता है 15 इंटू 2 30 आ गया हमारा। 5 और 4 का योग कितना होता है 9 इंटू 2 18 आ गया। जबकि 7 और 4 का योग 11 इंटू 2 56 नहीं आ रहा है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके साथियों, तो ये थे हमारे आज के सीईटी पेपर के फर्स्ट शिफ्ट 28 सितंबर 2024 के सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो हमने सॉल्व करा दिए हैं। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चन सही हो। वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।